नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संसद को सलाह दी है कि वो सदन के स्पीकर की शक्तियों पर दोबारा विचार करे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर चाहे विधानसभा में हो या सदन में एक राजनीतिक दल का सदस्य होता है और ऐसे में स्पीकर का फैसला कई बार निष्पक्ष नहीं भी हो सकता है। स्पीकर सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन कई बार वो कई महीनों या साल तक ऐसे मामलों को लटका कर रखते हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद या विधानसभा के सदस्यों के अयोग्य होने के मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक प्राधिकरण या कोई स्वतंत्र संस्था बनाने का उसने सुझाव दिया है, जो सांसदों और विधायकों की अयोग्यता के मामलों पर फैसला करे। तो समझेंगे कि दल बदल कानून में स्पीकर के पास अधिकार क्या हैं संवैधानिक तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, जो उसका ऑब्जर्वेशन है, ये फैसला नहीं है, मणिपुर के एक मसले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है, उसके मायने क्या हैं और ये किस आधार पर इस तरीके से प्रतीत होता लगता है कि स्पीकर जो किसी दल का सदस्य पहले होता है, लेकिन स्पीकर होने के बाद भी वो निष्पक्ष नहीं हो सकता, और कानूनी तौर पर क्या ऐसा कुछ हो सकता है, मुमकिन है संवैधानिक तौर पर, ये भी समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में है। पी के मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सचिव कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार, आपका स्वागत है सर। सुनीता ओझा हमारे साथ हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। और वी के अग्नोत्री जी हमारे साथ हैं, फॉर्मर एसजी राज्यसभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत मैं अग्नोत्री साहब आपसे करना चाहूँगा। जब स्पीकर के हम अधिकारों की बात करते हैं और ख़ासतौर पर दल बदल कानून को ही अगर मैं पूरा का पूरा उसके दायरे में समझना चाहूँ, तो ऐसे में जो प्रावधान है वो कानूनी तौर पर स्पीकर के पास विशेषाधिकार और वो अंतिम फैसला सदन के अंदर स्पीकर ही लेता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सुझाव कि ये निष्पक्षता पर सवाल खड़े सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, या उसको लगता है कि निष्पक्ष नहीं होते हैं, ये कितना आपको लगता है कि वैलिड पॉइंट है जो राज्य विधानसभाओं में हमने फैसले देखे या सामने आते हैं? इसमें दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि दल बदल जो कानून है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर स्पीकर अपनी पार्टी से रिज़ाइन करता है क्योंकि उसको निष्पक्ष होना है एज ए स्पीकर, तो उस पर ये कानून लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीकर को अपने पार्टी से ऊपर उठने के लिए ये मौका दिया जा रहा है कि आप अपनी पार्टी से अलग हो जाइए जब स्पीकर बने, और फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इस तरह के मुद्दे में ऑप्शन दिया गया है। अगर मैटर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो स्पीकर अपना निर्णय ले सकता है, नहीं तो वो विशेषाधिकार समिति को भेज सकता है जो कि अपना विचार दे, जहाँ पर कि सभी पार्टी के लोग हैं। कोई भी कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है, इट इज़ ए मिनी पार्लियामेंट, जिसमें कि सब पार्टी के लोग जितने भी उनका स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर उनका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर वो विशेषाधिकार समिति भी ये देती है, इंक्वायरी करके रिपोर्ट देती है, इंक्वायरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है वो, कि अगर वो रिपोर्ट देती है कि इसमें ऐसा ऐसा निर्णय लेना चाहिए, तो फिर अगर स्पीकर उसके साथ चलता है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मल्होत्रा साहब अधिकारों का साफ तौर पर मैं कहूँ कि बंटवारा या विशेषाधिकार है, दल बदल कानून में जो स्पीकर के पास राइट हैं और विधानसभाओं के अनुभव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगर ये लगता है कि निष्पक्षता नहीं है या किसी मामले को 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और साल तक लटकाया गया है, तो उससे जो दल बदल कानून का असर होना चाहिए था या फिर जो उसका मैं कहूँ कि मोटिव या लक्ष्य था वो हासिल नहीं हो रहा, और इसके लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी या किसी एक अन्य नियामक की बात वो करता है। ये कितना जायज़ दिखता है, यह सुझाव उसको किस तरीके से आप देखते हैं? कविंद्र जी, हमारे लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये दल बदल कानून संविधान के अंदर कब लाया गया और क्यों लाया गया। एक स्टेज ऐसी आ गई थी जहां हमारे इलेक्टेड एमपीज और एमएलए, वो एक टर्म यूज़ होती थी आया राम गया राम, एक पार्टी ज्वाइन की, छोड़ दिया क्योंकि वहाँ उनको कुछ फेवर नहीं मिले, दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर तीसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जिससे गवर्नमेंट में बहुत सी अस्थिरता आ रही थी। उस अस्थिरता को दूर करने के लिए और इतना फ्रीक्वेंट दल बदल ना हो प्रॉफिट के लिए या किसी मोटिव से ना हो, उसके लिए ये संविधान में अमेंडमेंट करके 1985 में 10th शेड्यूल ऐड किया गया। अब आपने जब 10th शेड्यूल ऐड किया और उसमें बिकॉज ऑफ डिफेक्शन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने किसी ना किसी अथॉरिटी को बनाना था कि जो अथॉरिटी ये डिसाइड करेगी कि ये आदमी डिस्क्वालीफाई, ये एमएलए या एमपी डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ।
उस समय जब ये कानून बनाया गया, ये 285 का कानून है, उसमें 2003 में फिर कुछ संशोधन भी किए गए और उस कानून के अंदर ये प्रावधान रखा गया कि एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हुआ या नहीं हुआ, और डिस्क्वालिफिकेशन के 2 कारण रखे गए, या तो उसने अपना दल बदल लिया है, या वो वॉलंटरली पार्टी में नहीं है, और या उसने जो है जो पार्टी का विप है उस विप के अगेंस्ट काम किया। अगर ये क्वालिफिकेशन होती है तो ये पावर उस जो हाउस है उसके अध्यक्ष को, अगर राज्यसभा है तो चेयरमैन को, लोकसभा है तो स्पीकर का, इसी तरह असेंबलीज में भी यही पावर जो है स्पीकर को दी गई कि वो इसके ऊपर निर्णय लेंगे। और जैसा कि अग्निहोत्री जी ने कहा, प्रिविलेजेस कमेटी जो है वो उसको एग्जामिन कर सकती है, लेकिन डिसीजन अल्टीमेटली स्पीकर का रहेगा। और इस कानून की संवैधानिक वैधता भी सुप्रीम कोर्ट में पहले चैलेंज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोसीजर को भी अपहेल्ड किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक भी कहा है कि स्पीकर की ये पॉलिसी जो पावर है डिस्क्वालिफिकेशन की, ये एक क्वासाई जुडिशियल पावर है और इसको जो है एक्सरसाइज करते हुए उनको कुछ नियम और कुछ कानून फॉलो करने पड़ेंगे, और अगर वो नहीं फॉलो करते हैं तो ये सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसा नहीं है कि इसकी संवैधानिक वैधता पहले चैलेंज नहीं और सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड नहीं की है। और ये प्रावधान क्यों रखा गया ये भी जानना ज़रूरी है। उस समय ये सोचा गया, जो लेजिस्लेचर, तो उन्होंने ये सोचा कि जो हाउस है, अगर हाउस के डिस्क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं तो हाउस के पास ही उसकी पावर होनी चाहिए, वो उसके बाहर नहीं जानी चाहिए। पावर अगर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो वो सिर्फ जुडिशियल रिव्यू की है। हालांकि जब ये शेड्यूल ऐड किया गया उसमें यह कहा कि जुडिशियल रिव्यू की पावर भी नहीं रहेगी और स्पीकर की पावर फाइनल होगी, लेकिन संवैधानिक स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि नहीं, इस पर जुडिशियल रिव्यू भी होगा, क्योंकि एक क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, ये करना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा चेंज हुई है और अब जो मणिपुर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक सजेशन दिया, मैं कहूँगा, क्योंकि ये ऑर्डर नहीं है, ये सजेशन है। क्या ऐसा समय आ गया है कि 1985 के बाद, 2003 की अमेंडमेंट के बाद आज क्या हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में हैं कि हम ये देख रहे हैं कि जो 10th शेड्यूल की जो पावर है, जो प्रोविज़न है, और वो स्पीकर जो अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसा कि आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि कभी कभी पॉलिटिकल कारण से भी डिसीजन लेने में देरी हो जाती है, क्या उसमें रिव्यू की आवश्यकता है? तो मैं समझता हूँ इस सरकार के पास एक अच्छा मौका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अवसर दिया है, उसको रिव्यू करें। और जिस तरह के प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 102 में या आर्टिकल 191 में दिए गए हैं कि अगर किसी की मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात करनी है तो प्रेसिडेंट जो हैं वो उस पर डिसीजन लेंगे इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या हम इस तरह की पावर फॉर डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ ऑल्सो, क्या ये प्रेसिडेंट और उसको दी जा सकती है या किसी और बॉडी को देने की जरूरत है? या अभी भी जिस वजह से ये कानून 1985 में बनाया गया था और उस समय जो उसके प्रिंसिपल आधार बनाए गए थे, क्या वो आधार आज भी वैलिड हैं? अगर वो वैलिड नहीं है तो मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डायरेक्शन दी है उस पर विचार होना चाहिए, और विचार करने के बाद किस अथॉरिटी के पास जाए इस पर भी विचार होना चाहिए। और ऐसे में सुनीता जी, पुराने मैं फैसले देख रहा था 1994 में जब सुप्रीम कोर्ट में सार मुंबई का मामला गया था, वहां पर भी सदन के अंदर क्या होगा, उस पर आखिरी डिसीजन किसका होगा, इसको लेकर बहुत साफ किया गया और तभी कहा गया कि सदन के अंदर जो चीज़ें होंगी वो सदन तय करेगा, उसमें बाहर के किसी भी शख्स का या किसी संस्था का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यानी कि स्पीकर का जो राइट है, जो विशेषाधिकार है, वो बरकरार है। अब सवाल ये है कि कानूनी तौर पर अगर स्पीकर के पास जो राइट है, और कुछ एक उदाहरण इसमें दोहराया नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उदाहरण शायद देखे हैं, कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि जहां पर किसी भी शख्स का कार्यकाल खत्म होने तक फैसला नहीं आया है। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि हमने राज्यसभा में देखा कि 3 महीने में किसी की सदस्यता पर फैसला भी लिया गया, और 1994 में एक फैसला कहता है कि आपको 3 महीने टाइम बाउंड तरीके से फैसला लेना चाहिए। क्या टाइम बाउंड फैसला ना लेना ही कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है, निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर देता है, और यही वो मैं कहूँ कि फॉल्ट लाइन है? कविंद्र जी, जैसा आपने बताया, संविधान की एक स्कीम है और वो स्कीम है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधिपालिका वो अपने अपने क्षेत्र में रह करके अपने अधिकारों का और अपने कर्तव्यों का फॉलो करें, तभी हमारा संविधान सही तरीके से चल सकता है। जब ये, जैसा कि सर बता रहे थे, जब ये ओरिजिनल एंटी डिफेक्शन कानून आया उसमें न्यायपालिका के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी। लिखा गया था किसी कोर्ट में स्पीकर का फैसला नहीं चैलेंज किया जा सकता। वो डिसीजन हमारे 5 जजेस का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का कि होलो होतो, जिसमें और उसमें ये भी बात हुई कि भाई
तब वहाँ पे बोला कोर्ट ने कि भाई इंटरफेयर हो सकता है 136 में 226 में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू डिसीजन देने के बाद आएगा। स्पीकर ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन को आप चैलेंज कर सकते हैं। अब जो अभी के जो वर्तमान परिक्षेप में जो सवाल उठ रहा है कि और कुछ एक जो भी इंसिडेंट हुए हैं जैसे स्टेट्स के, लग रहा है कि भाई वो सभी जगह ये मिसयूज ही हो रहा है। लेकिन ये जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए, जहाँ तक स्पीकर का है, स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, एक पोस्ट, एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़रूरत है कि उसकी गरिमा को बनाए रखा जाए, और अगर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है तो उनका पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाए, ना कि जुडिशरी के लिए एक वे आउट बनाया जाए कि भाई कल को कि यहाँ भी एक ट्राइब्यूनल बने और जुडिशरी यहाँ भी आपके जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको बना दिया गया, वो ट्राइब्यूनल देख रहे हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल की जो अलग प्रॉब्लम है वो खुद भी आज डील कर रही है। कोर्ट्स अलग कितने तरह से वो ट्राइब्यूनल के प्रॉब्लम्स अभी भी चल ही रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से छूटे नहीं हैं। हाँ। तो फिर सॉल्यूशन एक्चुअली लाइज विद इन द पार्लियामेंट और स्पीकर के हाथ में ही। तो ये समय इस सुझाव को सुझाव की तरह ही देखने का है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो विद इन जो हमारी 5 जजों की बेंच ने जो रखा हुआ है, जो हमारी जजमेंट है वो बाइंडिंग है, वो सब पे बाइंडिंग है, आज भी बाइंडिंग है, और स्पीकर उसके हिसाब से फाइनल अथॉरिटी है। रीजनेबल टाइम में डिसीजन देना ये भी ज़रूर है कि भाई ये भी इट्स ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस कि भाई एक ऐसा नहीं कि वो आप हमेशा बैठे ही रह सकते हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन विद इन द करेंट फ्रेमवर्क ही पाया जा सकता है। और पॉलिटिकल पार्टीज को साथ आकर के, आखिर ये आयाराम गयाराम की समस्या भी पॉलिटिकल समस्या से ही, यही समस्या ही थी, और डिफेक्शन का लॉ भी उसी जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए आया था। तो आज भी इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को ढूंढना होगा और बैलेंस बनाए रखना है। जुडिशरी को हस्तक्षेप करने नहीं देना चाहिए, जहां तक जो हमारे अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। अग्निहोत्री सर, जब टाइम फ्रेम की बात आती है उसमें 2 चीजें तर दी जाता है। एक ये कहा जाता है कि एक्स अगर मेंबर ने कहा कि इस पर फैसला तुरंत लिया जाए, तो फिर ये कहा जाता है कि उसके लिए एक टाइम फ्रेम है ताकि न्याय हो, सभी तथ्यों की जांच हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि 3 महीने के बजाय 6 महीने, और क्रूशियल कई बार ऐसी वोटिंग, ऐसे मैं कहूँ कि इवेंट होते हैं जो कि निकल जाते हैं, कई बार संस्था तक खत्म हो जाती है, तो फिर जाहिर है कि ये किसी भी स्पीकर को संदेह के घेरे में खड़ा कर देता है। नहीं, इसमें मुझे यही कहना है कि और भी कानून तो नहीं कहूँ, कानून भी हैं, रूल्स भी हैं, जहाँ की ये प्रोविज़न रहता है कि अगर एक प्रिस्क्राइब टाइम के अंदर डिसीजन नहीं लिया गया, देन इट विल बी ट्रीटेड इट हैज़ गॉन इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट, कि उसके फेवर में जाएगा या उसके अगेंस्ट जाएगा, जो भी कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह का प्रोविज़न हो सकता है, क्योंकि तभी ये होगा कि कोई निर्णय चाहे अगर स्पीकर या नहीं लेता है 3 महीने 6 महीने साल भर जो भी है, कुछ लिमिट प्रिस्क्राइब हो जाए कानून में ही कि द स्पीकर शैल डिसाइड, अदरवाइज it will be I mean deemed to have been decided in favor of the applicant or against the applicant or whatever। तो उस सूरत में फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा पिक्चर में। नहीं तो अभी तो जो सीरियस है, जब तक कि डिसीजन नहीं लेता है स्पीकर तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो टाइम लिमिट का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको अगर लाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लाना पड़ेगा। और जो आदेश सुप्रीम कोर्ट के 90 के दशक में 2 आदेश में देख रहा था जहां पर टाइम बाउंड कि फैसले दिए गए कि इसमें होना चाहिए, लेकिन टाइम यानी कि समय कितना लगे इसको लेकर ना कानून में कहीं कहा गया और ना ही शायद सुप्रीम कोर्ट से कोई बाउंडेशन दी गई है। शायद यही एक मैं कहूँ कि ग्रे एरिया है। यही एरिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसमें अगर कानून में ही 10th शेड्यूल में ही ले आए, अगर सहमति बनती है पार्टीज की, तो फिर ये मुद्दा कुछ आगे बढ़ेगा। देखिए कविंद्र जी, डिसीजन लेने में देरी होती है, ये तो हम जुडिशरी में भी देख रहे हैं, जुडिशरी में भी देरी होती है, तो क्या उसका भी कोई अल्टरनेटिव आप सोचने की बात कहेंगे? मैं समझता हूं देखने की बात यह है कि देरी का कारण क्या है। क्या वो पॉलिटिकल मोटिव से हो रही है या नॉर्मल प्रोसीजरल डिले है? अगर वो नॉर्मल प्रोसीजरल डिले है और स्पीकर ने अपने अधिकारों का प्रयोग लेड डाउन नॉर्म्स के हिसाब से किया है और उसमें थोड़ी डिले होती है, तो मैं समझता हूँ कोई आपत्ति का विषय नहीं है। एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसा मैडम ने भी कहा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपने अपने दायरे में काम करते हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि हाउस में, सदन में एंटी डिफेक्शन की अगर हम बात करें, डिफेक्शन कहाँ हुआ? सदन में हुआ ना। तो अगर सदन की मर्यादा को रखने के लिए वो सदन के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको सेटल करने के लिए
सदन ने ऑलरेडी एक मेथड बनाया हुआ है, अगर वो मेथड ठीक से काम कर रहा है तो मैं समझता हूं, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी किया है, शायद उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। हमें यह भी बात देखनी है कि स्पीकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होने के साथ साथ उसका दायित्व है, तो ये अपेक्षा की जाती है कि स्पीकर संविधान के हिसाब से और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी केस पर फैसला लेंगे। और अगर स्पीकर उस मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास और या हाई कोर्ट के पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वो एक्सरसाइज की जाती है। और ऐसा समझा जाता है, आप चाहे पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, लेकिन स्पीकर बनने के बाद में यू विल नॉट बी गाइडेड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन, लेकिन जो हाउस की मर्यादा है उसको ध्यान में रखते हुए आप डिसीजन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट को शायद ये ऑब्जर्वेशन करने का मौका इसलिए मिला क्योंकि जो मैटर उनके पास एग्जामिनेशन में था उसमें भी देरी हुई, और उस देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एग्जामिन करिए अगर उसकी आवश्यकता है, क्योंकि अपवाद कहीं भी हो सकते हैं, अपवाद यहाँ भी हैं, अपवाद जुडिशरी में भी हैं, अपवाद एग्जीक्यूटिव में भी हैं। सिर्फ अपवाद को लेके आप कहो कि एक एस्टैब्लिश्ड सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ ये शायद एक ठीक स्टेप नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपवाद इतना बढ़ जाता है कि वो सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, फिर अगर चाहे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अपील्ड हो भी चुकी है तो उसको रिव्यू करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा मौका दिया है एग्जीक्यूटिव को इस पे विचार करें कि क्या वो चाहेंगे कि कोई एक इंडिपेंडेंट बाहर का ट्राइब्यूनल, और हमें बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स का वर्किंग एक्सपीरियंस हमारे सामने है, उस वर्किंग एक्सपीरियंस को देखते हुए क्या इस तरह के डिस्प्यूट जब उनके सामने जाएंगी तो जिस रिजल्ट की हम अपेक्षा कर रहे हैं क्या हमें वो रिजल्ट मिलेगा, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। सुनीता जी, क्योंकि अगर मणिपुर को देखें, ऐसे जो केसेस हैं वो ठीक कहा मतलब साहब ने कि अपवाद के तौर पर हैं, लेकिन अपवाद के तौर पर कोई मामला सामने आया है उस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या उसके अधिकारों पर ही पुनर्विचार किया जा सके? फिर तो जैसा कि आपने कहा कि किसी भी संस्था, किसी भी व्यक्ति, चाहे वो जज हो, न्यायालय हो या कोई और पोस्ट हो, उन सब पर इस तरह के आरोप लग सकते हैं और अपवाद के तौर पर हो सकता है मामले भी सामने आ जाएं। जैसा कि सर ने बोला कि ये ऑबिटर है, ये एक तरह का सुझाव है, उसको सुझाव की तरह ही लेना चाहिए और ये परसुएसिव वैल्यू है। हाँ, अगर कोई सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो बाकी जैसे डिस्क्वालिफिकेशन के मामलों में एक प्रेसिडेंट और एक वो भी एक काफ़ी कमिटीज़ में वो भी सुझाव आया है कि हमारे राष्ट्रपति साहब एट द लेवल ऑफ द कंट्री और गवर्नर एट द लेवल ऑफ स्टेट, वो जो स्टेट कमीशन के सुझाव से वो डिस्क्वालिफिकेशन पे जो डिसीजन ले सकते हैं, इस एरिया को भी, एंटी डिफेक्शन को भी उसके अंदर लाना चाहिए। सो वो एक अलग ही एक मुद्दा है। इनफैक्ट वो सॉल्यूशन की तरफ देखा जा सकता है जिसमें कि तीनों जो यूनिट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो अपने अपने लिमिट में रह के काम करते हुए भी इफ़ेक्टिवनेस ला सकती हैं। हाँ, ये वाला बात नहीं है कि भाई कोर्ट रिटायर्ड जजेस को आप ट्राइब्यूनल बना दें और वो ट्राइब्यूनल फिर स्पीकर का डिसीजन का पावर को लेगी, वो it doesn't fit into the entire constitutional scheme. लेकिन अग्निहोत्री साहब, ये जिस तरह के जो मामले अपवाद मैं कहूँ जो सामने आते हैं वो राज्यों में काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं, मैं कहूँ कि पिछले 1-1.5 दशक में। उसको अगर हम देखें कि कैसे उसको रूल आउट कर सकते हो या फिर कैसे ज़्यादा उसको ट्रांसपेरेंट या जो निष्पक्षता की बात है उस फैक्टर को हम ला सकते हो साथ में फैसलों के साथ में, क्या कोई संविधान या कानूनी तौर पर कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनको अगर अप्लाई किया जाए, वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ये जो समस्या है इसको हम ख़त्म कर पाएँ बिना किसी, मैं कहूँ, पुनर्विचार जो सुझाव कोर्ट का है या फिर किसी ऐसी संस्था या फिर रिटायर्ड लोगों के ज़रिए? नहीं, इसमें एक और भी सोल्यूशन है कि जैसे जो विशेषाधिकार के मामले आते हैं उसमें स्पीकर निर्णय अपने आप लेवल पर नहीं लेता है, वो एक कमेटी में जाता है, कमेटी की रिपोर्ट आती है, कमेटी की रिपोर्ट जो है संसद के सामने रखी जाती है या आपके विधानसभा में रखी जाती है और फिर विधानसभा निर्णय लेती है। ऐसी स्थिति में स्पीकर को ये अधिकार भी है और उसके पास ये भी है कि वो विशेषाधिकार समिति के काम पर निगरानी रखे और उनका जो भी निर्णय है उसको जल्दी से जल्दी मंगाने की कोशिश करे। तो ये भी एक मुद्दा है जिससे कि फिर स्पीकर का निर्णय न होकर वो हाउस का निर्णय हो जाएगा, और हाउस का निर्णय अगर हुआ तो फिर उसमें ये आपका सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट या किसी का उसमें हस्तक्षेप करने का फिर
स्कोप नहीं रहेगा। लेकिन क्या जो मैं कहूँ कि राजनीति जिस तरीके की है और जो राज्यों में हालात होते हैं उसमें जो अग्निहोत्री साहब कर रहे हैं वो जो फॉर्मूला है, जो रूट है, वो वाकई अप्लाइबल है या फिर उसकी हकीकत व्यवहारिक तौर पर बहुत कम नज़र आती है? मेरा ऐसा मानना है कि व्यवहारिक तौर पे जो अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं शायद उसमें हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आएंगी। सपोज करिए एंटी डिफेक्शन लॉ आपने एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अप्लाई करना है जो पार्टी रूलिंग पार्टी और जिसकी वहाँ मेजॉरिटी है। अगर हम ये अधिकार हाउस को दे देंगे तो शायद उसके अगेंस्ट वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाएगा क्योंकि रूलिंग पार्टी तो मेजॉरिटी में है, और अगर अपोजिशन की कैंडिडेट का होगा तो शायद उसको पास कराने में, चाहे उसमें मेरिट है या नहीं है, एक समस्या आ सकती है। 3 हमारे पास आज की तारीख में सोल्यूशन है अगर इस पे विचार होता है तो 3 जो मैं डिफरेंट सिनेरियो देख रहा हूँ। नंबर 1, जैसा कि हमने कहा कि हाउस की मर्यादा को बनाने के लिए जो हाउस का सभापति है उसको जो अधिकार आज दिए गए हैं, क्या उसमें कुछ और ऐसी कंडीशंस लगाई जा सकती हैं कि जो आज हम अपवाद देख रहे हैं वो अपवाद सामने ना आए और उनको चेक किया जा सकते। मान लीजिए आपने टाइमलाइन प्रेस्क्राइब कर दी कि स्पीकर के पास जब एक इस तरह का मामला आएगा तो हाउस का स्पीकर जो है वो 6 महीने में या 8 महीने में उसके ऊपर डिसीजन लेना अनिवार्य हो जाएगा। और क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, जैसा कहा कि प्रिविलेज कमेटी से आप रिपोर्ट ले सकते हैं, रिपोर्ट लेने के बाद उसके ऊपर स्पीकर जो है अपना डिसीजन दे सकता है। इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। दूसरा, जो कोर्ट ने विचार दिया कि एक इंडिपेंडेंट आप ट्राइब्यूनल बना दीजिए, वो ट्राइब्यूनल क्या कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो भी एक सरकार को ही डिसाइड करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, वो भी सरकार को डिसाइड करना है कि आप किस तरह का ट्राइब्यूनल बनाना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ तीसरा और ज़्यादा इफेक्टिव मेथड जो हो सकता है, ऑलरेडी किसी की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द हाउस और कंटिन्यू एज ए मेंबर ऑफ द हाउस और फॉर इलेक्शन ऑलरेडी कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस प्रेस्क्राइब्ड हैं। आर्टिकल 102 में भी है, 191 में फॉर असेंबलीज है, और वो डिस्क्वालिफिकेशन इंकर हो रही है कि नहीं हो रही उसका डिसीजन राष्ट्रपति लेते हैं इलेक्शन कमीशन की कंसेंट से। तो क्या ये जो प्रावधान 1985 में डाला गया और 2003 में उसका मॉडिफिकेशन किया गया, क्या वही प्रिंसिपल इस तरह के एंटी डिफेक्शन लॉ को भी लागू किया जाता है जिसमें इलेक्शन कमीशन की कंसल्टेशन के बाद में प्रेसिडेंट उसके ऊपर निर्णय लें? मैं समझता हूं कि जो बाकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लागू होता है एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर भी क्या सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाई किए जा सकते हैं। ये 3 सिनेरियो अभी मेरी समझ में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इन 3 सिनेरियो में से गवर्नमेंट विचार कर सकती है और एक डिसीजन ले सकती है जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोई हमारे सामने एक इशू आया है और एक वेल कंसिडर्ड सजेशन आया है और वो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए है जो सुप्रीम कोर्ट फेस कर रही थी, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है। सुनीता जी, एक आखिरी कमेंट चाहूँगा कि जो समस्या है और जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सुझाव हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर या उस पद की गरिमा और उसका अधिकार भी सुरक्षित रहें, क्या कुछ और सुझाव आपको लगता है जो हो सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर कानून हमारे पास है, जो अब तक शायद हमने नहीं, मैं कहूँ कि एक्सप्लोर किए हैं? जहाँ तक स्पीकर का ये अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि स्पीकर अपने काम को और अपने पावर को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो केवल वो मामला केवल एंटी डिफेक्शन को लेके ही तो नहीं है। स्पीकर को बहुत सारे पावर है कंडक्ट करने का हाउस, तो फिर हम सारे सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर को सस्पेक्ट कर रहे हैं। आपका पूरा पिटारा खुलेगा फिर। हाँ, तो क्या बात केवल एंटी डिफेक्शन लॉ से ही खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता। तो बात है कि भाई ये एक इंस्टीट्यूशन है, स्पीकर एक इंस्टीट्यूशन है, केवल पर्सन ही नहीं है। पर्सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसका जो भी इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और समझाने के लिए असल में दल बदल कानून क्या है, क्यों लाया गया था, मकसद क्या था और उस वक्त में फिर स्पीकर के पास जो अधिकार दिया गया वो किस मकसद के साथ दिया गया था और मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या कहता है स्पीकर्स के रोल, उनकी निष्पक्षता को लेकर कुछ मामलों में राज्यों में, और उसे ठीक करने के लिए उसके सुझाव कितने संवैधानिक तौर पर सही नजर आते हैं और किस तरीके से इन रास्तों पर चलकर जो समस्या है दल बदल कानून की अपवाद हैं उनको रोक सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।